हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से हाजिर हैं हम आप लोगों के सामने लेकर के एक नया टॉपिक, जो कि है इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक रेजोनेंस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर 12th क्लास की 4th यूनिट तक जो पहले वीडियो बनी हुई है उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, उनको आप जाकर के देख सकते हैं। उसे नेक्स्ट ही टॉपिक हम कर रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचाने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस 11th 12th फिजिक्स का, और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी देते रहते हैं। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो को और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। इलेक्ट्रिक रेजोनेंस, द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस इज कॉमन अमंग सिस्टम दैट हैव ए टेंडेंसी टू ऑसिलेट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कौन सी है? वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। कि अगर सिस्टम कंप्लीट किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है तो उस केस के अंदर हम बोलेंगे कि वो क्या है फिनोमेना, उसको हम रेजोनेंस बोल देते हैं। अब रेजोनेंस की अगर हम बात करें सिंपल वे में, कि कोई भी बॉडी टू एंड फ्रो मोशन में, बैक एंड फोर्थ मोशन में ऐसे ऑसिलेट हो रही है, तो उस केस के अंदर हम बोलेंगे रेजोनेंस। बट क्या होगा, कब होगा और किस तरीके से हम बोलेंगे? जैसे मान लिया दो फ्रीक्वेंसी जो है इक्वल हैं, वो आपस में एक सिस्टम के अंदर ऑसिलेट कर रही हैं, तो उन दोनों के मिलने से क्या होता है, एक नई फ्रीक्वेंसी जो आ गई, क्या हो गया, वो उन दोनों के मिलने से दोनों से हाई हो गई। तो उस केस के अंदर हम उसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशंस। और वो फ्रीक्वेंसी है, हम मान के चलें वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। देखो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जैसे कि अगर मान लिया मैं किसी झूले को बार बार एक समान ही फोर्स दे रहा हूं, तो बार बार देता रहूंगा एक समान ही फोर्स, तो क्या होगा, आप देखते हैं कि वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंच जाता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचने के बाद में क्या होता है, वो जो कंडीशन है एक्सट्रीम पोजीशन तक लास्ट तक, उसको हम जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। वहां तक जो फ्रीक्वेंसी ही दोनों बार बार कितनी फ्रीक्वेंसी मिलाई गई, हमने मिलाई जो, उसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उस कंडीशन को हम रेजोनेंस बोल देते हैं। चलिए समझ लेते हैं, दो टाइप का होता है, सीरीज और पैरेलल। इस वीडियो के अंदर हम सीरीज के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट में हम पैरेलल में करेंगे। ए सर्किट इन विच LCR, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस are connected in series and the circuit admits maximum current corresponding to a given frequency of AC is called series resonance circuit। देखिएगा क्या कहा है इसने, कि जिसके अंदर इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस तीनों आपस में जुड़े हुए हैं सीरीज के अंदर, और सर्किट जो कर रहा है वो एडमिट कर रहा है मैक्सिमम करंट। मींस क्या हो गया कि अगर मैक्सिमम करंट होगा तो तब क्या होगा, रेजिस्टेंस लो होगा ऑटोमेटिकली। तो उस केस की हम बात करने वाले हैं, तो एसी के अंदर, तब उसको हम रेजोनेंस सर्किट बोलेंगे। अब देखिएगा LCR हमने सीरीज के अंदर पहले कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देख लीजिएगा। तो LCR के अंदर हमने इंपीडेंस निकाला था Z, वो आया था हमारे पास में R² प्लस XL माइनस XC और इसका स्क्वायर। अब यहां पे हम लेकर के चले कि XL इक्वल टू XC, दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, करंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हो जाए। अब हमें सॉरी यहाँ पे XC, तो ये XL की वैल्यू हम जानते हैं कि ओमेगा L लिखते थे, और XC की रखते हैं ओमेगा C रखते थे। तो ये हमारे पास में वैल्यू थी। तो अगर इन वैल्यू को हम इसके अंदर रखते हैं, देखो ये वैल्यू यूं की ये रख दें तो ये बन गया 0। मीन्स क्या हो गया, इम्पीडेंस जो आ गया वो आ गया आपका
आर के इक्वल ही, ठीक है, रेजिस्टेंस के इक्वल ही हो जाएगा, जो आर की वैल्यू उसके अंदर कनेक्टेड है उसके इक्वल ही हो जाएगा और लो रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो देखिएगा अगर हम ये रख देते हैं इस केस के अंदर, तो इन दोनों में से सोल्व कर लेंगे, इसको इधर लेकर के आए ओमेगा स्क्वायर और ये बन जाएगा 1/LC, और ये अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, ये हमारे पास में आ जाता है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि ओमेगा ओमेगा को ले लें हम रेजोनेंस के केस में ओमेगा आर, तो ये LC√, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई म्यू लिखते हैं आप, तो 2 पाई म्यू, इसको हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं 2 पाई म्यू और ये आर, तो यहाँ ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है तो इसको हम निकालेंगे तो इधर आ जाएगी ये 2 पाई और ये वैल्यू बन जाएगी 2 पाई√LC। दिस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और वी कॉल नेचुरल फ्रीक्वेंसी। हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसको बोल सकते हैं और जो है हम इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास में आ जाती है इस केस के अंदर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो हम निकालेंगे इस तरीके से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर मेन क्या है कि हम दोनों XC और XL इक्वल हो जाएं, या ओमेगा L और ओमेगा C दोनों 1/ωc ये इक्वल हो जाएं, तो यहाँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल हो जाती हैं। तो दोनों केस के अंदर तब हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी इन दोनों से मिलकर के आएगी वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जो फिनोमेना आकर होगा वो रेजोनेंस कहलाएगा। ये देखिएगा कि हमने जो ये ग्राफ बनाया हुआ है ये भी ऐसे ही बनाया हुआ है कि ये एक फ्रीक्वेंसी ये है, एक फ्रीक्वेंसी ये है हमारे पास में, तो इनसे एक फ्रीक्वेंसी आ गई जिसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बीच में से ये जो कि मैक्सिमम करंट I0 ड्रा कर रही है, ठीक है। तो ये दो ग्राफ बनाए हुए हैं, देखो एक है हमारे पास में आर रेजिस्टेंस 100 पे और एक आर रेजिस्टेंस जो है 10 पे। 10 रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस जितना लो होगा तो क्या होगा, करंट ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे वही दिखाया गया है, करंट उतना ही कम जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो उस केस के अंदर हमने ये किया है। अब यहाँ पे देखो एक बात लिखी है हमने, आर डिक्रीजेज क्यू इंक्रीजेज, क्यू मीन्स क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर कर लेते हैं क्या होता है। क्यू फैक्टर और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं, या क्यू फैक्टर बोले और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बोले। क्यू फैक्टर होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस L और C, चाहे L और चाहे C के अक्रॉस हो, और अप्लाइड वोल्टेज बोलते हैं, मतलब जो क्रॉस R है, R के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम लेंगे यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे अलग अलग केस लेकर के चलते हैं, एक बार L का लेंगे एक बार C का लेंगे हम। तो अगर L का लेते हैं तो Q इज इक्वल टू L वाला अगर हम केस लें तो इसके अंदर क्या आता था XL क्योंकि जो रेजिस्टेंस था उसका, तो यहाँ पे कर लेते हैं ओमेगा RL और ये I, और वोल्टेज अक्रॉस R क्या होती है, RI ही होती है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया ओमेगा RL बाई R। तो ये हो जाएगा आपके पास में। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास में कि अगर हम C के केस में, देखो ये L के केस में लिया है हमने, अगर C के केस में लेंगे हम तो R इज इक्वल टू ये होता है 1/ωRC और ये I हो जाएगा और डिवाइड बाई में RI, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास में बन जाएगा 1/ ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा R ओमेगा R और ये C, ठीक है, ये हमारे पास में आ जाता है। बट हम जानते हैं कि ओमेगा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में, ओमेगा की ये वैल्यू आई थी 1/√LC। तो इस वैल्यू को अगर हम रख लें तो तब क्या बन जाता है हमारे पास में, दोनों केस को निकालेंगे, ओमेगा R इज इक्वल टू क्या है 1/√LC।
तो यहाँ पे हम रख लेते हैं यहाँ पे 1/√LC, तो ये बन जाएगा आपके पास में L/R और ये 1/√LC, और ये बन जाएगा नेक्स्ट जो है C के केस में, ये L के केस में है, ये C के केस में है कैपेसिटेंस वाले केस में। यहाँ पे रखेंगे हम तो ये ऊपर चला जाएगा √LC और डिवाइड बाई में RC, तो ये हमारे पास में केसेस बन जाते हैं। तो अगर हम इसको जो है निकालें इस केस के अंदर, तो हमारे पास में इन दोनों को सॉल्व करके बिल्कुल जो है इक्विवेलेंट जो है रिजल्ट आपके पास में लगभग मिलते हैं। तो क्या बन जाएगा देखिएगा आप, तो ये बन गया आपके पास में कि ये ऊपर रह जाएगा √L और ये रह जाएगा C, तो ये बन गया 1/R√L/C। देखिएगा यहाँ से भी ये ऊपर जो है नीचे C रह गया रूट में, तो ये बन गया 1/R√L/C। तो ये हमारे पास में रिजल्ट बन जाते हैं इसके कि ये फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी इन केसेस के अंदर, L और C वाले केसेस के अंदर। तो ये हमारे पास में देखो फ्रीक्वेंसी आ गई, क्या कहाँ से निकाली हमने, क्यू फैक्टर से हमने इसको निकाला है, ठीक है। तो ये क्यू फैक्टर से हमारे पास में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये सॉरी यार नहीं क्यू फैक्टर है, तो ये भी क्यू फैक्टर, ये भी हमारे पास में यहाँ पे भी क्यू फैक्टर है, ये जो है आप क्यू फैक्टर है, ठीक है। तो ये क्यू फैक्टर हमारे पास में क्या आ जाते हैं दोनों केसेस के अंदर। अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास में जो सिंपली दोनों के लिए कंबाइन लिख दें, क्यू फैक्टर आ जाएगा 1/R। अब इसमें क्या है कि R और Q दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं, तो रेसिप्रोकल हैं तो उस केस के अंदर हम क्या लिख सकते हैं उसको कि ये इंक्रीज हो जाएगा R, तो ये Q डिक्रीज हो जाएगा, और अगर R डिक्रीज होगा तो Q इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था आपका जो है आज के बारे में कि क्यू फैक्टर क्या होता है और सीरीज रेजोनेंस सर्किट क्या होता है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।